नमस्कार। आज हम महाभारत पर एक गहरी डुबकी लगा रहे हैं। ये कोई मामूली कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक। सोचिए, 1 लाख से ज्यादा श्लोक। जी हाँ, और इसमें सिर्फ कथा नहीं, बल्कि नैतिकता, धर्म यानी कर्तव्य, कर्म, युद्ध और मानवीय भावनाओं की बहुत गहरी बातें हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि महाभारत खुद को इतिहास कहता है, मतलब ऐसा ही हुआ था। बिल्कुल, पर सवाल यह है कि क्या ये वो इतिहास है जैसा हम आज समझते हैं, मतलब फैक्ट्स वाला इतिहास? हाँ, और हमारे आज के स्रोत इसी सवाल की पड़ताल करते हैं। क्या कुरुक्षेत्र का युद्ध सच में हुआ था? पुरातत्व, भाषा, जेनेटिक्स, ये सब क्या बताते हैं? तो हमारा मिशन है इन स्रोतों से जरूरी जानकारी निकालकर महाभारत की ऐतिहासिकता और उसके सांस्कृतिक संदर्भ को समझना। सही। ये सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, बल्कि प्राचीन भारत की सोच, समाज, उसकी एक झलक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, सबसे पहले देखते हैं कि जमीन के नीचे, मतलब पुरातत्व, क्या कहता है। इन जगहों पर ना वो एक खास तरह के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, पेंटेड ग्रेवेयर, पीजीडब्ल्यू। अच्छा, पीजीडब्ल्यू। जी, ये लगभग 1200 से 600 ईसा पूर्व के हैं। ये वो दौर था जब गंगा के मैदानों में राज्य बन रहे थे, लोहा इस्तेमाल हो रहा था, और ये समय महाभारत के वर्णन से काफी मेल खाता है। और हस्तिनापुर में तो कुछ और भी मिला था, बाढ़ जैसा कुछ। हाँ, हस्तिनापुर में बाढ़ के निशान मिले हैं, और महाभारत में भी जिक्र आता है कि बाढ़ की वजह से राजधानी बदलनी पड़ी, कौशाम्बी ले जानी पड़ी। ये तो काफी सीधा कनेक्शन लगता है। और द्वारका का क्या? कृष्ण की नगरी कहते हैं समुद्र में डूब गई। गुजरात तट पर पानी के नीचे खुदाई हुई है, पुरानी संरचनाएं मिली हैं, कलाकृतियां भी शायद 3500 साल से भी ज्यादा पुरानी। तो क्या वो कृष्ण की द्वारका है? देखिए, ये पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। कोई ऐसा शिलालेख या ठोस सबूत नहीं मिला जो सीधा कहे कि हाँ, यही कृष्ण की द्वारका है। कुरुक्षेत्र में भी हथियार मिले हैं, पर लाखों सैनिकों के अवशेष नहीं, शायद दाह संस्कार की वजह से। तो मतलब सबूत माहौल और समय की तरफ इशारा करते हैं, पर किरदारों या घटनाओं का सीधा प्रमाण वो नहीं मिलता। एकदम सही कहा आपने। इसे ही शायद पुरातात्विक विरोधाभास कह सकते हैं। आपको स्टेज तो दिखता है, पीजीडब्ल्यू बर्तन, शहर, बाढ़ के निशान, पर एक्टर यानी किरदार वो नहीं दिखते। इतिहासकार उपेंद्र सिंह भी यही कहती हैं कि पांडवों या कौरवों का होना या ना होना निर्णायक रूप से साबित नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो अगर जमीन पक्का जवाब नहीं देती, तो क्या समय मतलब तारीखें कुछ मदद कर सकती हैं? यहाँ भी तो बहुत कंफ्यूजन है ना। हाँ, ये दूसरी बड़ी पहेली है। तारीखों को लेकर बहुत मतभेद हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग नतीजे। जैसे खगोल विज्ञान के हिसाब से जो ग्रहों की स्थिति वगैरह देखते हैं ग्रंथों में, वो 3100 ईसा पूर्व जैसी बहुत पुरानी तारीख बताते हैं। ऐहोल शिलालेख में भी कुछ ऐसा ही है। और पुराणों में जो राजाओं की लिस्ट है, उससे पुराणों की वंशावली से हिसाब लगाएं तो करीब 1400 ईसा पूर्व या 950 ईसा पूर्व के आसपास का समय निकलता है। और पुरातत्व, पीजीडब्ल्यू साइट्स वाला पुरातत्व, खासकर वो पीजीडब्ल्यू साइट्स और हस्तिनापुर की बाढ़ के सबूत, इसे करीब 900-800 ईसा पूर्व के आसपास रखते हैं। इतनी अलग अलग तारीखें क्यों? क्योंकि तरीके अलग हैं और हर तरीके की अपनी सीमाएं हैं। ये दिखाता है कि पुरानी घटनाओं की एक पक्की तारीख तय करना कितना मुश्किल काम है। शायद महाभारत का समय किसी 1 साल से ज्यादा एक युग के बदलाव का प्रतीक हो, कलयुग की शुरुआत जैसा कुछ। हाँ, ये एक संभावना है। ये एक युग परिवर्तन की कहानी ज्यादा लगती है। ये बात सोचने वाली है। अच्छा, तो महाभारत किस तरह के समाज और संस्कृति की तस्वीर दिखाता है? उस दौर के बारे में क्या पता चलता है? देखिए, इसका ताना बाना उस समय में बुना गया है जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो चुका था, मतलब करीब 1900 ईसा पूर्व के बाद, और वैदिक काल धीरे धीरे उभर रहा था। तो ये एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था। बिल्कुल, ये वो दौर है जब कुरु पांचाल जैसे बड़े जनपद या राज्य बन रहे थे, लोहे का इस्तेमाल शुरू हो रहा था, वही पीजीडब्ल्यू संस्कृति वाला समय। और इसमें वो आर्य प्रवासन वाली बात का क्या रोल है? जेनेटिक्स और भाषा के अध्ययन से पता चलता है कि मध्य एशिया से इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग लगभग 2000 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे उत्तर पश्चिम भारत में आए। ये कोई हमला था? नहीं, ऐसा नहीं लगता। ये कोई एक बड़ी हिंसक घटना नहीं थी, बल्कि लंबे समय तक चला मेलजोल, सांस्कृतिक आदान प्रदान था। महाभारत इसी बदलते हुए समाज और संस्कृति की पृष्ठभूमि में रचा गया है। आपने शुरू में कहा था कि महाभारत खुद को इतिहास कहता है। प्राचीन भारत में इस शब्द का मतलब क्या था? सिर्फ घटनाओं का रिकॉर्ड रखना? नहीं, यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है।
प्राचीन भारत में इतिहास का मतलब सिर्फ फैक्ट्स का रिकॉर्ड नहीं था। महाभारत को तो 5वां वेद भी कहा गया है। 5वां वेद? हाँ, इसका मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं था, बल्कि कहानी के जरिए गहरे दार्शनिक और नैतिक विचार यानी धर्म आम लोगों तक पहुंचाना था। इसमें सच और कल्पना, इतिहास और मिथक एक तरह से गुथे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका सच शायद घटनाओं के विवरण से ज्यादा इसके संदेश, इसकी शिक्षाओं में है। हाँ, काफी हद तक इसका महत्व शायद नैतिक शिक्षा देने और एक पूरी सभ्यता की सांस्कृतिक स्मृति को बनाने और सहेजने में ज्यादा है, न कि हर एक घटना के अक्षरशः सच होने में। ये इतनी बड़ी कहानी, इतनी पुरानी, हम तक पहुंची कैसे? मतलब शुरू कैसे हुई ये? इसकी शुरुआत एक मौखिक परंपरा के तौर पर हुई। सूत होते थे जो अक्सर राजाओं के सारथी होते थे और कवि भी। अच्छा, रथ चलाने वाले कवि रहीं। सोचिए, बिना लिखे याद रखने की कितनी जबरदस्त तकनीकें रही होंगी। जैसे वेदों को याद रखने के तरीके थे, पदपाठ, क्रमपाठ। कमाल है। तो फिर इसे लिखा कब गया? कागज पर कब उतरा ये सब? लिखने का काम काफी बाद में शुरू हुआ, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। और ये काम मुख्य रूप से ब्राह्मण विद्वानों ने किया। तो उन्होंने बस कहानी लिख दी? नहीं, सिर्फ लिखा नहीं, उन्होंने इसमें बहुत कुछ जोड़ा भी। बड़े बड़े उपदेशात्मक हिस्से डाले, जैसे भगवद गीता। ऐसा लगता है कि मूल कहानी के कुछ हिस्से शायद उनके विचारों या मूल्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाते थे, तो उन्होंने उसे अपने हिसाब से ढाला और बढ़ाया। हाँ, कह सकते हैं। कहानी का विस्तार होता गया। माना जाता है कि जो मूल कहानी थी, जिसे जय कहते हैं, उसमें सिर्फ 8,800 श्लोक थे। सिर्फ 8,800? और आज 1,00,000 से ज्यादा है। जी, जया से वो भारत बनी जिसमें 24,000 श्लोक हुए, और फिर धीरे धीरे बढ़कर आज का ये विशाल महाभारत बना। ये पूरी प्रक्रिया गुप्त काल तक, यानी लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी तक चलती रही। संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के विकास ने भी इसमें मदद की होगी। निश्चित रूप से लिपि के विकास ने ही इस विशाल मौखिक परंपरा को लिखित रूप देना संभव बनाया। तो इस पूरी बातचीत का, इस गहरी डुबकी का निचोड़ क्या निकलता है? सार क्या है? सार ये है कि महाभारत एक ऐतिहासिक पहेली है। पुरातत्व हमें एक संभावित समय और माहौल तो दिखाता है, लौह युग का भारत, पीजीडब्ल्यू संस्कृति, पर कोई ऐसा निर्णायक सबूत नहीं देता जिसे हम अकाट्य मान सके। कोई फाइनल प्रूफ नहीं है। हाँ, लेकिन इसका महत्व शायद इसकी अक्षरशः ऐतिहासिक सच्चाई से कहीं ज्यादा बड़ा है। ये उस तरह का इतिहास है जो हमें उस जमाने के समाज, उनकी सोच, उनके दर्शन की एक झलक देता है। और ये दिखाता है कि कैसे एक कहानी समय के साथ बदलती है, बढ़ती है। बिल्कुल। और कैसे वो नए विचारों को अपने अंदर समेट लेती है, यहां तक कि 5वां वेद बन जाती है। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक जीवित सांस लेता हुआ महाकाव्य है। तो जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ते हैं। अगर किसी प्राचीन ग्रंथ का हर दावा, हर घटना ऐतिहासिक कसौटी पर पूरी तरह खरी न भी उतरे, तो क्या उसका हमारी संस्कृति पर, हमारी नैतिकता पर जो गहरा असर पड़ा है, क्या वो उसके सच होने का एक अलग और शायद ज्यादा जरूरी पैमाना नहीं है? हाँ, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं और ये कहानियां हमारी सभ्यता को, हमारी पहचान को कैसे आकार देती हैं।